प्रेसिडेंट बाइडेन ने बात की है प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से। वाइट हाउस की जो प्रेस रिलीज़ है अगर उसको हम देखें तो उन्होंने दोबारा बात की है वीकेंड के ऊपर, और बात अब ये है कि अंडर प्रेशर जो है वो नेतन्याहू जो है, नेतन्याहू एक बहुत शदीद किस्म के प्रेशर में, दबाव में आ गए। और ये मैं अगर यहाँ पे आज का टाइम्स, ये ज़ाहिर है टाइम्स, ये जो 30 स्लाइड है ये दुनिया का चंद, ये टाइम्स मैं बात करूँ बरतानिया, इंतहाई संजीदा, तो उसमें 30 स्लाइड वो कह रहे हैं यूएस प्रेशर्स नेतन्याहू फॉर पोस्ट वॉर गज़ा प्लान, कि इसके बाद क्या करना है, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर जो है वो चाहता है कि सिक्योरिटी कंट्रोल, लेकिन बाइडन विल नॉट एक्सेप्ट रीऑक्यूपेशन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ पैलेस्टीनियंस। तो ये जो है ये बरतानिया से टाइम्स कह रहा है। अच्छा, साथ ही इसके जो है वो, यानी अब वो ये कह रहे हैं कि जी हम तो जंग के लिए तैयार हैं, मैंने ये कह दिया, मैंने वो कह दिया, फलां कह दिया, यानी अभी आप इसको, यानी वो ये नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि जी मैं अभी दोबारा 1 घंटे के बाद दोबारा बमबारी शुरू कर दूँ। उधर से उनका कहना ये है कि जी अमीर कतर जो दरमियान में हैं और मिस्र और बाकी दुनिया दरमियान में, वो कह रहे हैं एक तो ये कि बंदे अभी लोकेट नहीं हो रहे, और ये उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स को, जो वज़ीर आज़म कतर हैं, नॉट अमीर कतर, वज़ीर आज़म कतर जो हैं, उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स से जो बात की है 22 स्लाइड के, हमास मस्ट लोकेट डजन्स मोर हॉस्टेजेस टू एक्सटेंड ट्रस्ट, ठीक है। ये 22 स्लाइड, यानी इसको वो, लेकिन वो साथ ही ये भी कह रहे हैं कि जी वो उनके पास शायद नहीं है, लेकिन उम्मीद ये है कि ये हो जाएगा। इसको एक दिन के लिए इसको 10 लोग छोड़ें या जो भी छोड़ें। दूसरी तो ये, अब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो जो, देखें अगर बहरी जहाज़ नहीं मिलेगा तो कहीं से लोग, मतलब मैं ये बात बिल्कुल कहना नहीं चाहता, लोग अगवा हो जाएंगे किसी, वो एक्चुअली हॉस्टेज मज़ीद लोगों को बनाना है, जो बज़ाहिर बात ऐसी नज़र आ रही है कि ये हॉस्टेज मज़ीद लोगों को बनाना है, इसीलिए वो जहाज़, इसीलिए वो जो है वो उसमें मुसाफिर होते तो मुसाफिरों समेत वो जहाज़ अगवा होता, और वो जो है वो मतलब ये समंदर में तो ये मामले आ गए हैं। दुनिया भर में एयरपोर्ट्स पे सिक्योरिटी अलर्ट है, और ये बात मैं इससे ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहता कि ठीक है ना, कि ये हमने 70 में देखा हुआ है पहले कि मामला किस तरह चले जाते हैं, कि एक साथ होस्टेजेस बहुत सारे लोग अगर बनाने हो तो क्या तरीका होता है। तो समंदर पे तो ये 2 अटैक हुए हैं, इसमें सप्लाई चेन्स मुतासर हो सकती हैं, क्योंकि ये एक लंबा रूट लेंगे, और फिर हर जहाज़ जो है उसको वो मतलब उनको एग्जैक्ट पता है कि जहाज़ के पीछे इसकी किसकी मलकियत है, कौन सी ऑफशोर कंपनीज़ को लेके चल रही है। तो ये समंदर में ये 2 वाक़यात हुए। अच्छा, उसके बाद और ये ज़ाहिर है कि अमेरिकन जहाज़ के ऊपर अटैक होना, और ज़ाहिर है उन्होंने दूर गिराए मिसाइल, लेकिन जवाब तो दे दिया ना कि तुम आए थे मदद के लिए तो ये 2 रॉकेट्स हमारी तरफ से लो, और अमेरिका जवाब नहीं दे सका। और इसको पता है कि, आपको पता है कि सीरिया में और इराक़ में अमेरिका दोबारा अपने आप को इंगेज कर रहा है, जो कि गलत, मतलब एक ला हासिल चीज़ है। ये जो प्रेसिडेंट बाइडन के डिसीजंस हैं ना, बाइडन इंतज़ामी, इलेक्शन ईयर दाखिल हो गया है, इलेक्शन ईयर में, और उनकी मतलब एक 20 साल की जंग, जिसमें पता नहीं कितने ट्रिलियन डॉलर्स और कितनी इंसानी जानें, अफ़गानिस्तान, और फिर उसके बाद इराक़, और फिर उसके बाद लीबिया, यानी जंगें छेड़ छेड़ के अमेरिका पता नहीं क्या। और ये मेरा ख्याल है कि इस वक्त इनको, प्रेसिडेंट बाइडन को, जंगें ख़त्म करनी थी। ये जंगें मज़ीद 2 छेड़ के यहाँ से, और इलेक्शन ईयर में जा रहे हैं, और अभी साल रहता है पूरा, ठीक है ना। यूक्रेन का कुछ सर पैर है ना, ये जो कुछ यहाँ पे जंगबंदी हो भी जाएगी, जो लोगों की शहादतें हुई हैं, बच्चों की, औरतों की, आदमियों की, उनका क्या होगा। और इसका मतलब ये 2 रियासती फार्मूला इन्हीं का था ना, कैंप डेविड, क्या यही था ना, ओस्लो एकॉर्ड, कैंप डेविड में आपको भी करेंगे, हम आपको भी करेंगे, फ़लस्तीनी अथॉरिटी बना लो थोड़े दिनों के लिए, उसके बाद एक मुस्तकिल रियासत, यही था ना। इसी पे तो ये कभी अनवर सादात के साथ खड़े हैं, कभी यासिर अरफ़ात, तो यही था। तो मसला ये है कि यही तो था ना कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी चंद सालों में एक आज़ाद रियासत बन जाएगी, फिर वहाँ सेटलर्स बैठना शुरू हो गए, वो इंतिफादा खड़ी हो गई। तो बात ये सारी कि ये एक अमेरिकन ने ही गारंटी दी थी, ये गारंटी अमेरिकन ने दी थी कि जी आप तस्लीम करें, इनके साथ सुलह कर लें, जॉर्डन को और इजिप्ट को, और उसके नतीजे में थोड़े अरसे के बाद फ़लस्तीनी अथॉरिटी जो है, वो जो यासिर अरफ़ात के अंडर बन रही है, ये इसको हम ये 2-3 सालों में ABC जो एरियाज़ हैं गज़ा के, और मतलब ये और वेस्ट बैंक के, ये सारे आज़ाद रियासत हो जाएगी आपकी, 2 स्टेट। ये इनका फार्मूला था, ठीक है। तो बात ये है कि वहाँ से शुरू हुआ, उसके बाद दुनिया ने कहा ठीक है 2 रियासती,
इस्लामी जिहाद वाले कहते हैं कि सफ़ा हस्ती से मिटा दो, इस्लामी जिहाद वाले एक्सट्रीम पे जाते हैं, लेकिन बाकी इन्होंने तो कहा कि मान लो, चलें आगे चलते हैं। अब मसला ये कि वो फ़लस्तीनी अथॉरिटी तो ख़त्म हो गई इसमें, तो डायलॉग तो हमास से हो रहा है, और हमास जो है वो ज़ाहिर है कि वो उनके पास इंटेल है, मुकम्मल इंटेल है उनके पास, और इंटेल से मुराद इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, उनको पता है कौन से कहाँ क्या सब कुछ। इसी दौरान तो अब ये देखते हैं कि ये दुआ है कि ये आगे थोड़ा सा खिंचे, लेकिन ये खिंचे अभी ये आगे जाएगी, ये कहानी अभी आगे, यानी ये भी आगे जाएगा मामला, ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला, ठीक है। तो अभी हम ये हमारे डिस्कशन में वैसे ही रहेगा जैसे हर थोड़े दिनों के बाद हम दोबारा ले आते हैं यूक्रेन को, यूरोप को, बाकी मुल्कों को। इसी दौरान दो बातें ऐसी हैं जो अहम है, वो ये हैं कि वो जो डेलीगेशन था सऊदी अरेबिया का, यानी सऊदी अरेबिया के जिसमें वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फ़रहान और साथ उनके जो है वो टर्की के, साथ जॉर्डन के, साथ जो हैं वो उनके मिस्र के, अरब लीग के नुमाइंदे, ये सारे जो जिन्होंने अपना दौरा शुरू किया था चाइना से वो रशिया आए, रशिया से वो बरतानिया आए, बरतानिया से वो फ्रांस गए, तो स्पेन में हैं। और स्पेन में जो उनकी जहाँ जो मीटिंग हो रही है वहाँ पे एक और फोरम, दुनिया में बहुत सारे फोरम्स बने हैं ना, तो एक जगह ऐसी है जहाँ बहुत ज़्यादा, मतलब तारीख़ में शायद सबसे ज़्यादा जिस जगह जंगें हुई हैं, तारीख़ में बड़ी जंगें अगर आप कहें तारीख़ में, तो जिस समंदर में सबसे ज़्यादा जंगें लड़ी गई हैं शायद वो ये मेडिटेरियन सी है, ठीक है। ये मेडिटेरियन सी है जहाँ से कहीं रोमन सल्तनत भी लड़ रही है और कहीं नेपोलियन भी लड़ रहे हैं और कहीं वर्ल्ड दोनों जंगें, बड़ी जंगें भी यहाँ पे हो रही हैं। तो मेडिटेरियन सी जो है उसके हवाले से एक यूनियन बनी हुई है जिसमें 43 कंट्रीज़ हैं। अच्छा, इसराइल उसमें नहीं बैठा आके, ठीक है, 43 कंट्रीज़ हैं। तो ये आप मेडिटेरियन सी दरमियान में देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितने सारे मुल्क हैं जो इसके चारों तरफ हैं। तो ये सब के पानी और सबकी, ये इसका साहिल है, तो ये इसकी जगह है, तो ये कहीं साइप्रस का और टर्की का तनाज़ा चल रहा है, कहीं किसी का, तो इन्होंने एक मेडिटेरियन सी के हवाले से एक यूनियन बनी हुई है। सही। और वो जो यूनियन है उसका इजलास हो रहा है स्पेन में, बार्सिलोना में। तो वो वहाँ पर यह है यूनियन ऑफ फॉर द मेडिटेरियन 8th रीजनल फोरम हो रहा है, तो वहाँ पर ये मौजूद हैं सारे, और वहाँ पर वो पूरा मेडिटेरियन सी जो है, क्योंकि मेडिटेरियन सी ही गज़ा है, मेडिटेरियन सी ही हैफ़ा है, मेडिटेरियन सी ही वो है जो जहाँ पर ये सारे आप समझ लें कि इधर अफ्रीका है और सामने जो है वो यूरोप है, और इस तरफ अगर आप समुद्री हदूद देखें तो इस तरफ आपको एशिया नज़र आता है। तो ये सारा जो है ये वहाँ पर भी यही बात होती रही, ठीक है ना, क्योंकि साइप्रस भी उधर ही है, ये सारा उधर ही हो रहा है ना, गज़ा के पानी और सी ये जो रिवर टू सी और ये सारे जो बातें चली, तो ये भी सारा उधर ही, तो वहाँ पर वो अपनी जगह पे फ़ाल हैं। और साथ ही जो चाइना है, चाइना के वज़ीर ख़ारजा न्यूयॉर्क जा रहे हैं। अच्छा, चाइना के वज़ीर ख़ारजा वांग ली न्यूयॉर्क पहुँच रहे हैं, यानी अभी रात को शायद वो आज फ्लाई कर जाएंगे, और न्यूयॉर्क इसलिए पहुँच रहे हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास है उसकी अब सदारत चाइना के पास आ गई, तो चाइना उसकी सदारत करने, उस सदारत वांग ली खुद करने न्यूयॉर्क पहुँच रहे हैं। अभी आपको पता है ना कि उनका जो दौरा हुआ था, उस दौरे के बाद जो है वो शी जिनपिंग गए थे, और वो उस दौरे से पहले वो गए थे, तो बहुत बड़ी बात हुई थी कि जी वांग यी ने दौरा किया वहाँ का, चाइना अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर, तो वो अब न्यूयॉर्क में जाके और वो सिक्योरिटी काउंसिल, तो अब मुझे बताएं कि अगर वांग यी वहाँ बैठे हैं, चाइना बैठा है, खुद आए ना वहाँ पे, तो मुझे बताएं कि वहाँ पर क्या सेक्रेटरी ब्लिंकन वीटो करेंगे? नहीं, उससे पहले ये मामला इनको हल करना है। ये फिर खुल के एक ख़राबी हो जाएगी। ये खुद जा रहे हैं, उनको नुमाइंदे नहीं है, खुद वज़ीर ख़ारजा वहाँ पहुँच रहे हैं न्यूयॉर्क, और उसका हंगामी इजलास बुलाया है किस बात पे? गज़ा के ऊपर चाइना ने बुला लिया। अच्छा, और इसके ऊपर जो है ये इसका हंगामी, दूसरा जो मामला है वो ये है कि ये ये COP 28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, ये 28वां इजलास हो रहा है मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से, 2 हफ्ते जारी रहेगा, दुबई में शुरू हो रहा है, जिसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं, जिसमें जो किंग चार्ल्स भी आ रहे हैं, जो पोप भी आ रहे हैं, जिसमें वो सारे, तो उससे पहले ये सारे, ये 2 हफ्ते जारी रहेगा 12 दिसंबर तक दुबई में, इस आलमी रहनुमा सारे इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये इस दौरान ऐसा कोई वाक़या, एक तो वहाँ मुसलसल इतनी
आग लगी है वहाँ और अभी तक लगी हुई है, क्योंकि हमास वाले कह रहे हैं कि ये 3 दिनों में इन्होंने तो ऊपर तक जाने ही नहीं दिया। यानी जो गज़ा के इमदादी कैंप्स, जो वो शुमाली गज़ा का इलाका है, वहाँ तो अभी तक लाशें पड़ी हुई हैं, ज़ख्मी पड़े हुए हैं। तो लेकिन ज़रूरी है कि इसको, आज ये वक्त ख़त्म हो रहा है चंद घंटों के बाद, और ये इसको आगे बढ़ाया जाए और इसको मुस्तकिल एक शक्ल दी जाए। और अगर ये प्रेसिडेंट बाइडन ने बात की है नेतन्याहू से, तो मेरा ख्याल से इससे अच्छी कोई बात नहीं है कि वो उसके दोबारा ऑक्यूपेशन की इजाज़त नहीं देंगे, अगर ये टाइम्स की स्टोरी ठीक है, और ना ऑक्यूपेशन की इजाज़त देंगे और ये कि 2 स्टेट फार्मूला की तरफ आगे जाएंगे तो ही सुकून आएगा। वरना ये मामला 24-48 घंटे अगर ये खिंच गए ना आगे, तो ये समंदर की लेंस के बाद ये मुझे डर है कि ये मामला कहीं बाकी जो फ़ज़ाई रस्ते हैं और बाकी वो कहीं जद में ना आ जाएँ। ऑलरेडी फ़्लाइट्स, मैंने पहले भी बात की थी कि फ़्लाइट्स यूक्रेन के ऊपर से जाते हुए भी वहाँ भी तेज़ हो गया मामला, और यहाँ पर भी जो कि रॉकेट्स आ रहे हैं ऊपर से, तो ये फ़्लाइट्स जो हैं ये अपने आप को कोशिश कर रही हैं, पैसेंजर फ़्लाइट्स की, यूरोप की भी फ़्लाइट्स और इधर से भी, ये ज़रा अपने आप को आगे पीछे रखें।